प्यारे बच्चों, जो हमारी ये वन लाइनर सीरीज प्राचीन भारत की चल रही थी, आज इसकी अंतिम सीरीज है। इससे आपका पूरा एंसेंट इंडिया पूरा कवर हो गया। तो इसमें हमने जो आज जो क्वेश्चन लिए पूरी एंसेंट इंडिया के लिए हैं, लगभग जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में आए। इसके बाद हमारी फिर मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास सल्तनत से हमारी दूसरी सीरीज शुरू होगी। चलिए शुरू करते हैं। विविध प्रश्न प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, यानी कि सिकंदर के जाने के बाद जिसने भारत से बाहर या भारत के सीमावर्ती राज्य पर अपना राज्य स्थापित किया, और इसमें इसने बनाया और चंद्रगुप्त के साथ इसका युद्ध भी हुआ और चंद्रगुप्त ने इसको हराया। बाद में इसकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह किया, जिसको पहली अंतरराष्ट्रीय विवाह या पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह या फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज भी कहा जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? तो जो शिलालेखों पर जो शिलालेख जो पत्थर के बड़े बड़े चट्टान काटकर बनाए जाते थे, उस पर खुदवाने की और लिखवाने की प्रथा भारत में सर्वप्रथम ये मौर्य सम्राट, जो तीसरा मौर्य सम्राट था अशोक, जिसको चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, उसने शुरू करवाए। तो प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक का जो नाम मिलता है वो अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। वैसे अलग अलग भी कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे चंड अशोक मैंने भी बताया था, लेकिन यहाँ पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। भरूत स्तूप, भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र ने करवाया, जो शुंग वंश का संस्थापक था, और उसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ये जो पुष्यमित्र शुंग का जो काल है, ये ब्राह्मण धर्म का उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो जो रेशम बनाने की तरकीब है या रेशम बनाने का जो तरीका आया था, वो चाइना से आया था, और उसी का जो रास्ता है उसे रेशम मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, जो भारत से चाइना का रास्ता जाता था। तो आंसर है, जो रेशम बनाने की तकनीक चीन से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, अगर बात संस्थापक की आए तो श्री गुप्त है, अगर बात दूसरे राजा की आए तो वो घटोत्कच है, घटोत्कच, और जो तीसरा राजा है इसका वो है आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, और ये चंद्रगुप्त ही जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म। देखिए, मंदिर की जो शुरुआत हुई है बनाने की, वो गुप्त काल से हुई है। हालांकि अगर बात मूर्ति पूजा की कही जाती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा के बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि मंदिर बनाने की कला या मंदिर बनने कब शुरू हुए, तो उसका श्रेय गुप्त काल को जाता है, और गुप्त काल को ही भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय में लंबे समय तक राजा चले और उन्होंने विजय पताका भी खूब फहराई, और साथ में लिटरेचर और स्थापत्य कला का भी भरपूर विकास हुआ। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। नागानंद, प्रियदर्शिका, इनकी रचना और रत्नावली, जो 3 नाटक आते हैं, इनकी तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की। और जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 606 से लेकर 647 तक पड़ता है। लगभग 41 वर्ष हर्षवर्धन ने भारत पर राज्य किया। या ये कहिए कि हर्षवर्धन के बाद भारत को, जो नॉर्थ इंडिया का जो हर्षवर्धन राजा है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? देखिए, अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जो फोटो है वगैरह ये पाई गई हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? देखिए, क्वेश्चन है पुनरुद्धार, ना कि बनवाना। हालांकि पुनरुद्धार का मतलब है उससे पहले बन चुकी थी,
और इस झील पर कई राजाओं ने काम भी किए थे। लेकिन आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पुनरुद्धारण किसने किया, तो ये स्कंदगुप्त के समय में आता है। और स्कंदगुप्त गुप्तों का अंतिम ताकतवर राजा भी है, जिसके समय में जो भारत पर हुणों के आक्रमण हुए थे उसने उसकी भरपूर रक्षा की थी हुणों के आक्रमण से। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? देखिए आंसर है फाहियान। यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग और सुंग युन। अब यहां ये चारों के चारों चीनी यात्री हैं। अब इन चीनी यात्री का जो इसका जो टाइम है, फाहियान का जो समय, जो फाहियान जो आया है चंद्रगुप्त के सेकंड के समय में आया है, और इसका जो समय है 399 से लेकर 414। ये याद रखने का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फाहियान आया है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया है, और इसका समय भारत आने का 399 से 414 है, लगभग 15 साल। दूसरा है हुएनसांग। हुएनसांग जो चला है वो राजा जो वहां का चीनी सम्राट है ताई, ये उसके समय में आया है, हालांकि चुपचाप चोरी से आया था। और इसका जो टाइम है यहाँ आने का 629 से 645, लगभग ये भी इतने ही साल बैठता है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये 16 साल का इसका समय आता है। तीसरा जो आता है इत्सिंग, इत्सिंग का जो समय है वो आता है 675 में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, यहां तो देखिए राजा चंद्रगुप्त सेकंड है, यहाँ राजा हर्षवर्धन है, लेकिन इत्सिंग आया 675 में। और 675 में का जो टाइम पीरियड है वो ये राजपूत काल के नाम से, यानी कि 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, कई जगह 8वीं से 12वीं लिखा रहता है, लेकिन ये 7वीं शताब्दी है। तो इसमें भारत में बहुत सारे राजा अलग अलग हैं, तो इसमें किसी का नाम नहीं है, तो बहुत सारे बटे हुए हैं। और उसके बाद आता है हमारा सुंगयुन। सुंगयुन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 518। अब देखिए कई बार क्या होता है, इसका आंसर 518 है, लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 517 से 520, इस बीच में ही आया। तो ये भी उससे जिस समय आया उस समय भारत में छोटे छोटे राजाओं बटे हुए। लेकिन तो आपको याद रखना है इनका समय, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, इत्सिंग 675 में, और सुंगयुन जो आया 518 में। और ये सारे के सारे कौन है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये चाइना से आए हैं, मतलब बौद्ध का जानकारी लेने के लिए। और इनका काफी अपने आप में इतिहास में नाम है, तो इनका अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बात करें तो काफी इनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो सूर्य की खोज के बारे में थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि अज्ञात भारतीय ने की, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो आर्यभट्ट का ही नाम आएगा शून्य की खोज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15वीं शताब्दी 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद दिया? किताब का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र, इसमें राजाओं के लिए तंत्र बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, एक तरीके से नियम बताए गए हैं। और पंचतंत्र का मतलब 5 नियम जो राजा को अपनाने चाहिए राज करने के लिए। और इस किताब के जो राइटर हैं वो विष्णु शर्मा है। किताब बहुत पूछी जाती है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या है? तो जो सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन है उसे हम इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश की रचना किसने की है? हितोपदेश बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसके राइटर है आपके नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? नाट्य शास्त्र की रचना अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो भरत मुनि ने की है। और ये नाट्य शास्त्र वही किताब है जिसमें भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत हिंदी में बहुत पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र, नाट्य 8 प्रकार के रस बताए गए इसी किताब में, भरत मुनि के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का नाम है विक्रम, तो विक्रमादित्य ने शुरू करवाया। और 57 BC। एक बात याद रखना, ये तो विक्रम संवत है, और इसके साथ में क्वेश्चन और याद रखो 78 AD, 78 AD या 78 ईस्वी, ये शक संवत है। और ये शक संवत किसने चलाया है? ये राजा कनिष्क ने चलाया। शक संवत राजा कनिष्क, बाई कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए। तो 57 BC क्या है?
आपका विक्रम संवत है जो राजा विक्रमादित्य ने चलाया, और शक संवत किसने चलाया, ये कनिष्क ने चलाया। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये BC में है और ये 78 AD में है, तो इनके अंतर को निकालने के लिए ना जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा आपका 8 7 15 और 7 5 12 1 13 135। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 136 ऑप्शन में था, 135 नहीं था कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है, तो आंसर है 136। अंकोर वाट कहां स्थित है, तो इसका आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। देखिए पुरा पाषाण काल में मनोरंजन का साधन भी शिकार करना था और पेट भरने का भी साधन शिकार करना था। यानी कि जब मानव सभ्यता डेवलप हो रही थी तो मानव सबसे पहले आदमी कोई भी खाने के लिए लड़ेगा, तो ये पत्थरों के औजारों से जानवरों को मारकर खाते थे, और धीरे धीरे ये फिर इनके मतलब पत्थर के तरीके बदलते चले गए। तो शुरू में यही तो आनंद था और यही क्या था, ये पेट भराई का या यानी कि जीवन याचिका का साधन भी यही था। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो जो ताम्रपाषाण। अब ताम्रपाषाण क्या मतलब क्या है, जिसमें तांबे के हथियार शुरू हो गए थे और पाषाण पहले पत्थर के पहले चल रहे थे, तो इसमें दोनों तरीके से काम चल रहा, तो इसका नाम क्या रख दिया, ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक एज जो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्नवासव दत्ता किताब है, बहुत बार किताब एग्जाम में पूछी गई है, इसकी राइटर है भास। आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे। मानव धीरे धीरे डेवलप होता गया, शरीर में छोटा होता चला गया और दिमाग में बड़ा होता चला गया, तो ठीक उसी प्रकार आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो क्रो-मैग्नन मानव है, इसी से डेवलप हुआ है जो आज का वर्तमान मानव है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी जिसकी जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, पंजाबी है, सब ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि से इसका जो पुराना नाम है या जिससे डेवलप हुई है उसका नाम ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन थे, तो कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। देखो जो नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली है उसके लेखक हर्षवर्धन है, और जो कादम्बरी जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, तो कादम्बरी उन्होंने लिखी थी, बहुत पूछी जाती है। सुभाषित वली के लेखक मयूर हैं, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम पूछा गया तो लिख लिया गया। तक्षशिला नगर किसके मध्य स्थित था, तो दो नदियां, एक तो सिंधु नदी और एक झेलम नदी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती हैं, और वर्तमान में तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ता है। हमारी नदियां ज्यादातर जो 5 नदियां थी, पंच नदियां या पंजाब 5 नदियों का देश, तो ये उसमें चला गया। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदी के बीचों बीच पड़ता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, और ये MP में पड़ती हैं, सॉरी महाराष्ट्र में, और उसके जो शैल चित्र जो पाए गए हैं वो भीमबेटका सॉरी मतलब ये MP मध्य प्रदेश में है, और वहां गुफाओं के शैल चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो देखिए खरोष्ठी लिपि, जैसे खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी कई सारी लिपि है, तो दाईं से बाईं ओर जो लिखी जाती है वो खरोष्ठी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में चावल का प्रयोग हुआ, हालांकि जौ का भी हुआ है, लेकिन अगर ये पूछा जाए प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ, तो चावल का बड़े स्तर पर हुआ है। कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया मिलिंद पन्नो, इसमें राजा मिनेंडर जो है उसके बारे में लिखा गया है, और नागसेन के वाद वो लिखे गए हैं, मतलब डायलॉग लिखे गए हैं। तो ये प्राचीन मार्गों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं देता, इसलिए कहा गया है कि मिलिंद पन्नो इसके बारे में इसका ये मौन है, ये चुप है, ये बताता नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। देखिए इंडिया जो शब्द है, पहले एक किताब मैगजीन ने लिखी थी, उसका नाम था इंडिका, तो ये प्राचीन काल से ही आ रहा है। इंडिया ये पुराना शब्द, नया शब्द नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन नहीं है। इंडिका बहुत प्राचीन है और यूनान वासियों ने इसको इंडिया कहा था। जैसे मान लिया अगर आप देखें कि हिंदू जो नाम है या हिंदुस्तान जो नाम है यहाँ फारसी लोगों ने दिया है, ऐसे इंडिया यहाँ यूनानी लोगों ने ये नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का किया है, और ये मैगस्थनीज सेल्यूकस के दरबार में थे, और वहां से फिर ये चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए, और इन्होंने किताब लिखी इंडिका, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का जिक्र किया गया है। हालांकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो चाणक्य ने किताब लिखी है उस किताब में चंद्रगुप्त के पूरे उसमें वो दिया गया, और उस किताब का जो वो है एक तरीके से विषय है वो राजनीति या प्रशासन है। चाणक्य की किताब है, आप किताब का नाम लिख के बॉक्स में भेजेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन भारत कब आया? ये डिस्कस कर चुके हैं, 518 ईस्वी में आया, यानी कि 6ठी शताब्दी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा? देखिए क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पहुंचा, तो इसमें सर्वप्रथम किस में पहुंचा, तो इसका आंसर कपिसा आएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख है ये खारवेल का है। तो इसमें सर्वप्रथम जिक्र किस अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का? भारतवर्ष जो नाम आ रहा है, उससे पहले आर्यव्रत, ये बहुत सारे अलग नाम थे, जम्बूद्वीप वगैरह, लेकिन इसका नाम आता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों के बारे में पढ़ना, लिखना, जानकारी प्राप्त करना, उसका क्या उद्देश्य था, कैसे बने थे, वो हमारा एक अलग अध्ययन का विषय है और उसका नाम है एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो देखिए जो भूमध्य सागर है, जो उसका जो आसपास का एरिया, तो वहां के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? वहां से उनका पलायन हुआ होगा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इनके लिए आता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? देखिए अगर बात आएगी सबसे अधिक किस स्थान पर दी, तो श्रावस्ती है। अगर बात आएगी पहला उपदेश कहां दिया, तो उसका आंसर आएगा सारनाथ। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर शिष्य किसका था? अरस्तु का। अब देखिए जब बात आ रही है अरस्तु की, तो इसमें ध्यान में रख लें, अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु का चेला कौन है? सिकंदर, जो विश्व प्रतापी राजा है। और अरस्तु से पहले कौन आ रहा है? प्लेटो किसका गुरु है? अरस्तु का। और प्लेटो का गुरु कौन है? सुकरात। ये कहानी ऐसी चलती है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये तीनों दार्शनिक हैं। और जो सिकंदर है वो एक योद्धा के रूप में जानता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है एंशिएंट की, और अब इसके बाद हम शुरू करेंगे मिडिवल इंडिया की। आप इसे पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।